चलिए देखिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, हमने माई सिक्वल को इंस्टॉल कर लिया है। अब इस माई सिक्वल पैकेज के अंदर काम करने के लिए हमने यूजर भी बना लिया है। इसके अंदर हमने कोई एक यूजर भी बना लिया है और अभी हम रूट यूजर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब जो हमारा एसक्यूएल डेवलपर है, ये हमारे रूट यूजर के अंदर जाकर डेटा को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना, फैच करना या जो भी काम करना चाहता है वो कर सकता है। और ऐसा करने के लिए हमें दो इंटरफेसिंग दी गई हैं। पहली इंटरफेसिंग है हमारी GUI और दूसरी इंटरफेसिंग हमारी CUI। CUI या GUI, एक काम करते हैं इसको यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख। ग्राफिकल यूजर इंटरफेसिंग, दूसरा है कमांड यूजर इंटरफेसिंग। तो आप CUI का यूज करके भी रूट यूजर तक पहुंच सकते हैं और GUI का यूज करके भी रूट यूजर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप CUI का यूज करना चाहते हैं तो आपके पास क्लाइंट एडिटर है, रन MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। तो आप कमांड लाइन क्लाइंट का यूज करते हैं अगर आप CUI पे काम करना चाहते हैं। कमांड यूजर इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस या कंसोल यूजर इंटरफेस, तीनों ही कोइंसिडेंटली सही है। सी का मतलब कमांड भी है, करेक्टर भी है और कंसोल भी है। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जब आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करेंगे तो आप वर्क बेंच का यूज कर सकते हैं। तो वर्क बेंच हमें एक GUI क्लाइंट की तरह यूज करना है और जो हमारा कमांड लाइन एडिटर है वो हमारा CUI क्लाइंट की तरह में यूज करना है। तो दोनों तरह से हम लोग अपने किसी भी यूजर तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो रूट यूजर हो चाहे वो कोई सा भी यूजर हो। जब आप अपने सर्च बार से जाकर टाइप करते हैं रन SQL कमांड लाइन क्लाइंट, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, तो ये आपका CUI है, कमांड यूजर इंटरफेस। यहाँ पर अपना पासवर्ड दीजिए और आप कनेक्ट हो जाते हैं। अब आपको जो भी करना है उसकी कमांड आपको सीखनी होगी और उस कमांड को सीखकर आप अपना डेटा को मैनेज करेंगे। जो भी डेटा पे एनालिसिस करनी है, जो भी आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, उसको आप कमांड से लिख लिख कर सारे काम करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, मान लीजिए ये तो मुझे आ ही गया, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब जब आप सर्च बार में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा वर्क बेंच का, MySQL वर्क बेंच, MySQL वर्क बेंच। इस पे क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर पे आपका एक एडिटर लॉन्च करेगा। वेट करिए, फर्स्ट टाइम लॉन्च होने में टाइम लगेगा। ये आपका वर्क बेंच हो गया, विंडो पर ही चल रहा है, ब्राउजर पर नहीं चल रहा है। अब ये स्क्रीन आने में क्लिक करने के बाद किसी के कंप्यूटर में 2 मिनट भी लग सकते हैं, 3 मिनट भी लग सकते हैं। फर्स्ट टाइम समय लगेगा, अगली बार इतना समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये वर्क बेंच ओपन हो गई। अब इस वर्क बेंच पे देखो ऑप्शन आ रहा है कनेक्शन क्रिएट करने का रूट यूजर के साथ। तो जो रूट यूजर है उसके साथ अगर आप कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर दीजिए। तो GUI का मतलब है क्लिक करने से काम होना, CUI का मतलब है लिखने से काम होगा। तो लिखने के लिए पहले पता होना चाहिए लिखना क्या है, और क्लिक करने के लिए पहले बता दिया जाता है कि यहाँ क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने। अभी आपसे पूछ रहा है पासवर्ड, वही चीज जो वहां पर आपने दी थी वही चीज आपको यहाँ भी देनी है। पासवर्ड वही रूट जो मैंने दिया था वो दे दी। ओके पे क्लिक करा। ये आपकी स्क्रीन आ गई और यहाँ पर देखो ऑलरेडी मेरे 3 स्कीमा बनकर आए हैं। कल तो मैंने बनाए थे, एक 10 to 11:30, एक 10 to 12:30 और एक प्री डिफाइंड स्कीमा होता है स्ट्रेस नाम का, जिसमें माइस्क्वेल अपनी इंटरनल जो चीजें हैं उनको स्टोर करके चलता है। स्ट्रेस नाम के स्कीमा पर अभी फिलहाल हमें काम नहीं करना है। तो स्कीमा मतलब डेटाबेस, यहां से आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्लस का आइकन, ये न्यू डेटाबेस या न्यू स्कीमा क्रिएट करने का है। वहां पर अगर मैं होता तो मुझे लिखना पड़ता क्रिएट, क्रिएट डेटाबेस या स्कीमा, फिर स्कीमा का नाम। तो मुझे क्रिएट कमांड पता होनी चाहिए, होती है, फिर टाइप करनी पड़ेगी, CREAT लिखना पड़ेगा। नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करिए, ये प्लस आइकन जो आ रहा है, और ये कहेगा बताओ स्कीमा का नाम क्या रखना है। जो नाम देंगे उस नाम का स्कीमा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। मान लो मैंने दे दिया ABCD, उसके बाद अप्लाई, नीचे अप्लाई का बटन आ रहा है, अप्लाई, फिनिश। ये बन गया आपका ABCD नाम का स्कीमा। तो इसमें सीखा क्या हमने? कुछ नहीं, क्लिक तो 5वीं 6ठी क्लास का स्टूडेंट भी कर लेगा। इसमें फिर बीटेक का या ग्रेजुएट होने का या कोई पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी होने का क्या पर्पज है? कोई पर्पज नहीं था फिर तो, क्योंकि फिर तो क्लिक करने सीखने, यहाँ क्लिक करने से ये हो जाएगा, वहां क्लिक करने से ये हो जाएगा। तो अगर आप वर्क बेंच पे इस तरह से काम कर रहे हैं, है ना, तो सामने वाला माइट भी आपको कंसीडर ही ना करे, है ना, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको वो एसक्यूएल डेवलपर चाहिए जिनको कमांड के थ्रू काम करना आता हो, जिनको क्वेरीज लिखकर काम करना आता हो। तो यहाँ पर क्वेरी एडिटर भी होता है, वर्क बेंच में क्वेरी एडिटर भी है, तो आप यहाँ क्वेरी भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, और इसको फिर ये सेलेक्ट करके यहाँ रन का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा, रन कर दोगे रन हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप काम को कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि आप वर्क बेंच पे जाकर अपनी क्वेरीज वगैरह लिखें इनिशियल लेवल पर। इनिशियल लेवल पर आपको कमांड के थ्रू क्वेरी रन करनी आनी चाहिए। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप यहाँ पर वर्क बेंच के GUI पर आकर अपनी क्वेरी वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। हैबिट डालिए कमांड के थ्रू डेटाबेस पे काम करने की, रादर देन क्लिक करके काम करने के। इसे मैंने क्लोज कर दिया, वापस आ गया मैं यहाँ पर। तो कल मैंने आपको ये कहा था कि जब आप अपना डेटाबेस या स्कीमा क्रिएट करेंगे तो हमारे कंप्यूटर पे वो एक फोल्डर की तरह दिखाई देगा। लेकिन ये बात मैंने नहीं बताई थी कि जहां पर आपका स्कीमा क्रिएट होता है फिजिकली कंप्यूटर के अंदर, वो एक हिडन फोल्डर होता है। तो अगर आप उसे अपने कंप्यूटर पर बनाने के बाद ढूंढने जाएंगे तो आपको आपके कंप्यूटर पर मिलेगा ही नहीं। अब वो कैसे मिलेगा वो सीखिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए कैसे मिलेगा। जहां पर आपका विंडो इंस्टॉल है जनरली सी के अंदर ही होगी, सी के अंदर चलेंगे और यहाँ पर देखो एक व्यू नाम से टैब आ रहा है ऊपर, व्यू, फाइल, होम, शेयर, व्यू। तो व्यू पे क्लिक करेंगे और जब आप व्यू पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा हिडन आइटम्स का, हिडन आइटम्स का ऑप्शन आता है जो बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है। आपको पहले इसे चेक करना होगा। ये इंटरफेस माइट बी विंडो 11 में, विंडो 7 में, एक्स में अलग हो, बट इस तरह के ऑप्शन जरूर आते हैं हर जगह। व्यू, व्यू के अंदर हिडन आइटम्स पे जाएंगे और जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अभी देखो ये 8 आइटम दिख रहे हैं, 8 फोल्डर यहाँ दिख रहे हैं, ये बढ़ जाएंगे, ये बढ़ गए, 10 हो गए। एक प्रोग्राम डेटा नाम से और एक कोई और फोल्डर बनाए डॉलर बिन आर ई एजेंट करके, तो ये प्रोग्राम डेटा नाम का फोल्डर है हिडन वाला, इसके अंदर जाना है। प्रोग्राम डेटा, प्रोग्राम फाइल्स में नहीं, प्रोग्राम डेटा में। तो माई एसक्यूएल की कुछ कंपोनेंट्स प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल हुए होंगे, देखो यहाँ भी मिलेगा, ये रहा। लेकिन इसके अंदर आपका जो स्कीमाज हैं या जो डेटाबेसेस होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं, वो होते हैं प्रोग्राम डेटा के अंदर। इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर भी आपको माई एसक्यूएल नाम का एक फोल्डर दिखेगा। इसके अंदर जाएंगे, माई एसक्यूएल सर्वर नाम का एक फोल्डर दिखेगा। इसके अंदर जाएंगे तो डेटा नाम का एक फोल्डर मिलेगा और डेटा के अंदर जितने भी आपने स्कीमा बनाए हैं या जितने डेटाबेसेस बनाए हैं वो आपको यहाँ पर देख जाएंगे। तो मैंने 3 बनाए थे, तो ये 3 डेटाबेसेस या 3 स्कीमास यहाँ पर मुझे नजर आ गए। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर जो भी आप पर्टिकुलर डेटाबेस में जाकर टेबल्स बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, या जो जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट होते हैं जब आप उन्हें बनाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे उनको कि वो फाइल के अंदर इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो गए। तो यहाँ पर जो भी आपका डेटा स्टोर होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे जाके डबल क्लिक करके ओपन करके देख लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ या तो आपका माई एसक्यूएल के जो एडिटर्स होते हैं, चाहे वर्कबेंच वाला हो चाहे कमांड लाइन वाला हो, वहां पर वो डिस्प्ले होगा डिक्रिप्ट होकर, या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वो हमारा डिक्रिप्ट हो सकता है। मैनुअली डबल क्लिक करके फाइल तो दिख जाएगी लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां तक आने की हमें कोई खास जरूरत नहीं है। फिलहाल वापस आते हैं अपना कमांड लाइन एडिटर पर आ गए। MySQL कमांड लाइन एडिटर, ये जो विंडो है इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने के 2 तरीके हैं। शॉर्टकट है, कंट्रोल की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और जो व्हील बटन है, पहिए वाला बटन जो होता है माउस पे, उसको आप स्क्रॉल करेंगे। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा, यहाँ पर जो माई सिक्वल का आइकन आ रहा है ऊपर टाइटल बार पे, इसे बोलता है टाइटल बार, इस पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जो फॉन्ट है उसका साइज बढ़ाने का, उसको बोल्ड करने का। तो यहाँ से हम फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। स्क्रीन का लेआउट, स्क्रीन की विड्थ, स्क्रीन की हाइट कितनी करनी है वो सब यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। कलर ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, आप कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कुछ और कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर व्हाइट है वो कुछ और कर सकते हैं, वो सब आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वो सब टेक्निकल बातें नहीं है, तो सब मैंने यहाँ से उनको ओके करके आगे बढ़ा दिया। पासवर्ड देंगे अपना, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए MySQL के अंदर, और डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास टेबल नाम का एक ऑब्जेक्ट है। तो डेटाबेस में जो जो चीजें होती हैं जहां पर डेटा स्टोर हो सकता है या डेटा रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करी जा सकती है, उसको हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में एक एक होता है व्यू, इसी तरह से और भी कई सारे हमारे होते हैं। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे टेबल ऑब्जेक्ट की या सिंपली टेबल की। तो अब अगर मुझे टेबल बनानी है तो
टेबल किसी स्कीमा के अंदर बनेगी या किसी डेटाबेस के अंदर बनेगी, तो पहले आपको उस कमांड यूज कमांड करते हुए फिर से देखेंगे। मैंने यहाँ पर एडिटर ओपन किया, माई सिक्वल कमांड लाइन क्लाइंट, लॉगिन करा पासवर्ड देकर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले यूज कमांड का यूज करते हुए किसी पर्टिकुलर स्कीमा के अंदर एंटर होना है। तो जिस स्कीमा के अंदर आप अपना टेबल बनाना चाहते हैं उस स्कीमा का नाम लिखेंगे। हम भूल गए, हमने कल बनाया था और आज 24 घंटे हो गए, हम भूल गए कि हमने किस नाम से स्कीमा बनाया था। तो यहाँ पर लिखेंगे शो कमांड, शो डेटा बेसिस या शो स्कीमा, एंटर करेंगे। सेमीकोलन लगाना आप ना भूलें, ना लगाने से कुछ क्वेरीज चल जाएंगी, सारी नहीं चलेंगी। तो जो चल रही है वो तो सही है, जो नहीं चलेगी फिर आपको परेशानी होगी उसमें। तो अब तक मेरे कंप्यूटर पर इतने सारे डेटाबेसेस बन चुके हैं या स्कीमास बन चुके हैं, सारे स्कीमा की लिस्ट मेरे पास आ जाती है। अब उसके बाद मुझे याद आ गया कि मुझे इस वाले के अंदर काम करना है, तो अब यूज कमांड का यूज करेंगे और उस पर्टिकुलर स्कीमा के अंदर जाएंगे 10 to 11:30 डेटाबेस चेंज। तो अभी मैं डिफॉल्ट स्कीमा के अंदर था, अब मैं डिफॉल्ट स्कीमा से 10 to 11:30 वाले स्कीमा में आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टेबल बनाऊंगा। मान लीजिए मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं, और उस टेबल का नाम मान लीजिए मैं एम्प्लॉय रखना चाहता हूँ, ईएमपी नाम के एक टेबल बनाना चाहता हूँ। जब आप टेबल बनाएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने उसमें फील्ड्स होंगे। फील्ड का मतलब होता है कॉलम, तो यहाँ पर फील्ड का मतलब कॉलम होता है। तो मैं बोलूंगा कि मुझे 3 कॉलम रखने हैं या 3 फील्ड रखने हैं, फील्ड, कॉलम। कुछ लोग, बहुत कम है लेकिन कुछ लोग एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे लेकिन हैं। तो आप इन्हें चाहे फील्ड बोलें, चाहे कॉलम बोलें, चाहे एट्रीब्यूट बोलें, एक ही बात होती है। तो मैं चाहता हूं 3 कॉलम मैं बनाऊं। एक कॉलम का नाम रखूंगा मैं एम्प्लॉय आईडी। अब जब आप अपने कॉलम का नाम रखेंगे तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि कॉलम का नाम कोई डेटाबेस का कीवर्ड ना निकल आए। जैसे पाइथन के अंदर कीवर्ड्स होते हैं या किसी भी लैंग्वेज के अंदर कुछ रेडीमेड कीवर्ड्स होते हैं, उसी तरह से माई सिक्वल के अंदर भी कुछ अपने कीवर्ड्स हैं। आप उनका नाम किसी कॉलम का नाम नहीं रख सकते। कॉलम का नाम देने के रूल होंगे कि इसमें ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। तो कोशिश करिए कॉलम के नाम में अल्फाबेट्स रखिए और अंडरस्कोर रखिए। ज्यादा बार बेस्ट प्रैक्टिस यही बताई जाती है कि कॉलम के नाम में अल्फाबेट और अंडरस्कोर यूज करिए। अगर कॉलम का नाम ज्यादा बड़ा आपको लग रहा है तो अंडरस्कोर लगाइए, जैसे एम्प्लॉय आईडी, तो आप बीच में अंडरस्कोर लगा दीजिए ऐसे करके। स्पेस का यूज नहीं कर सकते, एरर आ जाएगी। कोई और सिंबल यूज नहीं कर पाएंगे, अंडरस्कोर सिंबल अलाउड है ना। तो अगर जरूरत है तो वैसा करिए, नहीं है तो इतने सभी काम अपना चल सकता है, ठीक है। चलिए,
ये मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी बना दी, लेकिन अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो कॉलम है, इस कॉलम में जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज किस तरह की होंगी। तो हमने सोचा एम्प्लॉय आईडी ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 हो सकता है 101 102 ऐसी हो सकता है EMP 101 EMP 102 इस तरह की हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि एम्प्लॉय आईडी आप अपने टेबल में जब रखेंगे तो वो किस टाइप की होनी चाहिए, और उसी के करस्पॉन्डिंग माई एसक्यूएल में एक डेटा टाइप होगा, उस डेटा टाइप को भी मेंशन करके आना होगा। पाइथन की तरह नहीं है कि कोई वेरिएबल बनाया और डेटा टाइप के बारे में सोचा ही नहीं, जो उसमें वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली उसी टाइप का वो वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हर कॉलम को आपको एक डेटा टाइप के साथ बताना होता है कि एम्प्लॉय आईडी कॉलम किस डेटा टाइप का होगा। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि पाइथन में कितने डेटा टाइप, पाइथन करो माई एसक्यूएल में कितने डेटा टाइप्स हमारे होते हैं। नंबर को रिप्रेजेंट करने के अलग होते हैं, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के अलग होते हैं, डेट टाइम को अगर स्टोर करना है तो अलग होंगे, अगर मुझे कोई इमेज रखनी है, कोई ऑडियो फाइल स्टोर करनी है टेबल में तो उसके डेटा टाइप्स अलग होंगे। तो हर तरह की वैल्यू के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डेटा टाइप अवेलेबल है। तो उनमें से एक आता है हमारा जिसका नाम है इंटीजर। इंटीजर नाम का एक डेटा टाइप है। इंटीजर के जैसे और भी हैं जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने वाला काम करते हैं। एक तो जानते ही होगा फ्लोट, तो एक इंटीजर है एक फ्लोट है जो न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इंटीजर रखेंगे तो इंटीजर कॉलम में जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन के साथ नहीं आ सकती। जैसे किसी का मुझे स्ट्राइक रेट स्टोर करना है, अगर ये क्रिकेट के लिए टेबल बनाई जा रही होती तो स्ट्राइक रेट डेसिमल में होगा, दशमलव के साथ होगा, तो फिर उस कॉलम का डेटा टाइप मुझे फ्लोट रखना होगा, इंटीजर नहीं रखना होगा। किसी की सैलरी स्टोर करनी है, सैलरी फ्लोट हो सकती है, इंक्रीमेंट 2.5% का हुआ 3.25% का हुआ तो उसके हिसाब से जो सैलरी है वो दशमलव में हो सकती है हमारी। ठीक है, आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो जो एक्चुअल अमाउंट है वो दशमलव में आ सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी को मैं इंटीजर बनाकर चल रहा हूँ। कितने और पॉसिबल डेटा टाइप्स हैं ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी के लिए एक टेबल बन जाए तो उसमें एक डेटा टाइप मैंने लिख लिया इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप को आप इंट लिखकर भी छोड़ सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। इंट लिखेंगे इससे भी चल जाएगा और इंटीजर लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लिखना पड़ेगा, बिना लिखे बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो मान लो मैंने इंट नाम का डेटा टाइप दे दिया। अब इंट डेटा टाइप की अपनी एक पहले से ही प्री डिफाइंड रेंज होती है कि इतनी बड़ी वैल्यू ही इंट टाइप के कॉलम में आ सकती है, उससे ज्यादा बड़ी आएगी तो एरर आ जाएगी। छोटी तो आ सकती है लेकिन उससे बड़ी नहीं आ सकती, तो उससे बड़ी रखनी होगी तो फिर हम कोई और बड़ा डेटा टाइप ढूंढेंगे। ठीक है, तो माई एसक्यूएल में अगर मैं इंट डेटा टाइप की बात करूं तो अराउंड 10 डिजिट्स की वैल्यू इंट में स्टोर हो जाती है। तो अगर आपकी वैल्यू 10 डिजिट की है, हर वैल्यू 10 डिजिट की है तो वो इंट में स्टोर हो जाएगी। अगर उससे बड़ी है तो फिर मुझे टाइप अपना बदलना होगा और कोई हायर टाइप लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल एम्प्लॉय आईडी इससे ही हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद अगला काम क्या करना होगा, अगला काम ऑप्शनल है, करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। ऑप्शनल काम यह है, क्या कोई कंडीशन एक्सपोज करना चाहते हो, क्या कोई कॉन्स्ट्रेंट लगाना चाहते हो। कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, जो MySQL प्रोवाइडेड रूल्स हैं उन्हें कॉन्स्ट्रेंट कहेंगे। कंडीशंस क्या होंगी, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ करना चाहते हैं तो वो कंडीशंस होंगे। फिलहाल अभी इन दोनों में से कुछ भी नहीं लगाना। जैसे एक एग्जांपल के लिए ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कि आप क्या बोल रहे हो, क्या दो एम्प्लॉय आईडी सेम रखना चाहेंगे, नहीं रखना चाहेंगे, तो आप इस पर एक कांस्टेंट लगाना चाहेंगे कि इस कॉलम में हर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लाइक सेट। ठीक है, बट अभी मैं ऐसा नहीं लगा रहा, अभी इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती होंगी। दूसरी टेबल बनाएंगे जिसमें सोचेंगे इसके बारे में।
पहला कॉलम बन गया। दूसरा कॉलम मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय का नेम स्टोर करना है, डेटा टाइप क्या रखोगे, वैरचर। वैरचर मतलब वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर, वैरचर। वैरचर डेटा टाइप अपनी तरफ से क्या बोलेगा कि 256 कैरेक्टर तक मैं स्टोर कर लूंगा। हर वैल्यू जो हमारा इस कॉलम में स्टोर होगी वो 256 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकती है। तो 256 कैरेक्टर में तो किसी का भी नाम आ ही जाएगा जहां तक मुझे लगता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे एम्प्लॉय जितने भी काम कर रहे हैं उनका नाम तो 20 कैरेक्टर में ही आ जाता है, तो मैं क्यों 256 कैरेक्टर के लिए स्पेस अलोकेट कराऊं। तो वैरचर में आपको क्या देना होगा, बताना होगा कि मैक्सिमम इसके पास 256 कैरेक्टर हर वैल्यू के लिए स्पेस देने की कैपेसिटी है। फिर भी अगर आप चाहें तो अपनी बता सकते हैं, तो साथ में क्या बता देंगे यहाँ पर, वैरचर, और वैरचर के साथ लिख दिए मान लीजिए 20। सिंटैक्स अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बस आपको लिख रहा हूँ कि ऐसे से बताना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रैकेट में लिख के बताना होगा या कैसे, वो तो जब लिखेंगे क्वेरी उसमें सीखेंगे। अभी बस ये देखो कि हाँ, नेम होता है कॉलम का, उसका डेटा टाइप होता है, और डेटा टाइप अगर न्यूमेरिक है तो हमें कुछ नहीं बताना है, और अगर वो वैरचर है तो इसमें हमें बताना होता है कि आप हर वैल्यू जो इस कॉलम में आएगी उसमें कितने कैरेक्टर रखना चाहते हैं। इससे कम आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज्यादा आएंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए तीसरा कर दिया मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी, और इसको बना दिया मैंने यहाँ पर फ्लोट। ठीक है, कि फ्लोट डेटा टाइप में हम लोग सैलरी को स्टोर करेंगे। आप चाहो तो आप फ्लोट में ये बता सकते हो कि दशमलव के बाद कितने प्लेसेस होंगे और दशमलव से पहले कितने प्लेसेस हो सकते हैं, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं बता रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो हमारा 7 to 8 प्लेसेस डेसिमल के बाद कंसीडर करते हुए चलेगा। ठीक है, और ज्यादा चाहिए तो डबल लगा लो, डबल नाम का डेटा टाइप होता है। ठीक, चलो अब ये हमारे कॉलम 3 हमने बना लिए। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आकर मुझे स्टोर करना है जिसकी आईडी 101 है, और इसका नाम मान लीजिए सोनू है, और इसकी सैलरी मान लो 35,000 रुपये। ठीक है, एक और एम्प्लॉय आ गया 205, नाम उसका मोनू है, सैलरी मान लो उसकी 28,000 है। ये जो सामने आपको ऐसे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। इसका पहला नाम है रो, इसका दूसरा नाम है रिकॉर्ड, इसका तीसरा नाम है टपल, इसका चौथा नाम है इंस्टेंस। ज्यादा बार ये हमारा रो के नाम से फेमस है कि ये हमारी क्या है, रो है। लेकिन कई बार इसको रिकॉर्ड या टपल भी कह दिया जाता है कि मेरे टेबल में इतने टपल्स हैं। तो जब सामने वाला ऐसा बोलेगा तो हमारे ब्रेन को पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। हो सकता है कि वो रो वर्ड की जगह पर टपल शब्द बोले या रिकॉर्ड शब्द बोले। ठीक है, रिकॉर्ड शब्द का अपना एक टेक्निकल मीनिंग भी बताया गया है। रिकॉर्ड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा। वो कलेक्शन जो हेट्रोजीनियस डेटा को रिप्रेजेंट करे वो हमारा रिकॉर्ड कहलाता है। देखो ये कैसा है नंबर, ये कैसा है स्ट्रिंग, ये कैसा है फ्लोट, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये अपने आप में कौन है, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड टर्म की डिक्शनरी डेफिनेशन भी होती है कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा, रिकॉर्ड कहलाता है। तो एक रो में अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है, आईडी इंटीजर होगी, नाम स्ट्रिंग होगा, सैलरी फ्लोट हो सकती है, हो सकता है आपका इमेज भी इसमें स्टोर हो गया हो तो वो अलग टाइप होगा हमारा, इसलिए इसको रिकॉर्ड भी कह देते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत मुश्किल है कि सर एक टेबल में कितनी रोज आ सकती हैं मैक्सिमम, या एक टेबल में कितने कॉलम्स बनाए जा सकते हैं मैक्सिमम। अभी तो आपने 3 बना दिए, क्या मैं 30 बना सकता हूँ, 300 कॉलम बना सकता हूँ, 3,000 कॉलम बना सकता हूँ?
अभी आपने 2 रोज लिखी हैं, क्या 2 लाख रोज, 20 लाख रोज, 20 करोड़ रोज? तो गिनती बताना पॉसिबल नहीं है कि गिनती में बताओ कि कितनी रोज आ सकती हैं और कितने कॉलम्स आ सकते हैं। माइट भी कुछ आरडीबीएमएस ऐसे होंगे जिन्होंने वो गिनती बताई होगी, बट इन जनरल कोई भी आरडीबीएमएस गिनती नहीं बताता। फिर कैसे पता चलेगा? ओवरऑल साइज बताता है। जैसे आरडीबीएमएस कोई एक्स वाई जेड है, हो सकता है वो ये बोले कि मैं मैक्सिमम 20 GB डेटा स्टोर करता हूं। तो अब आप देखो कि आपने टोटल कितनी टेबल बनाई है, उस टेबल में जो डेटा स्टोर किया है वो क्या है। ओवरऑल 20 GB डेटा के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेगा कि भाई बाकी टेबल्स इतना स्पेस कंज्यूम कर रही हैं, अब जो बच गया है स्पेस उसके हिसाब से इसमें इतनी रोज इतने कॉलम्स हमारे आ सकते हो। तो गिनती बताना पॉसिबल नहीं है कि 10,000 के, 20,000 के, 50,000। आपका ओवरऑल आरडीबीएमएस का एक साइज होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटेशन हर आरडीबीएमएस अलग अलग तरीके से अपने लिए करता है और उसके बाद तो एक नंबर आ सकता है। ठीक है, तो अगर अभी मैं देखूं तो जितने भी आरडीबीएमएस प्रोडक्शन में यूज होते हैं वो 40 TB, टीबी जीबी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टीबी, 40 TB डेटा स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर आपके पास इतना डेटा है कि आप 40 TB, डेटा भी आपको कम लगता है सर इतना डेटा कहां से लाओगे, फेसबुक वाले से पूछो, वो बताएगा कि 40 TB कम है कि ज्यादा है। लाखों यूजर है फेसबुक के, करोड़ों यूजर है फेसबुक के, और हर यूजर ने दिन में पता नहीं कितने फोटो डालने होते हैं, है ना। अब टेक्स्ट कम पड़ता है, वीडियो और फोटो ही पड़ते हैं घूमने घामने के, है ना। अब सोचो सबके रखे हुए, और फेसबुक आपको याद दिलाता रहता है मेमोरी में कि 10 साल पहले आपने ये डाला था। ये आप ही के लिए नहीं बता रहा है, जितने यूजर है सबको बता रहा है वो। तो इसका मतलब सबका डेटा स्टोर करके रखे रहा है ना वो। तो उसको 40 TB तो बहुत छोटा अमाउंट लगेगा। अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनसे पूछो, ये बताएंगे आपको 40 TB कुछ नहीं होता, है ना। तो अगर आप 40 TB के अराउंड डेटा, देखो एग्जैक्ट फिगर नहीं पकड़ दिए कि सर आपने 40 बोला था, मैं बता रहा हूँ जनरल आरडीबीएमएस 40 TB स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। माइट भी कोई 50 दे रहा है, कोई 60 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है। इन जनरल एक अमाउंट होता है, एक लिमिट होती है। उसके बाद अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो फिर आपको बिग डेटा सोल्यूशन पे जाना होगा, लाइक हडूप वगैरह का यूज करना आपको चाहिए। फिर आपके आरडीबीएमएस हमारे फेल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 40 TB डेटा के अंदर अपना रिकॉर्ड रखते हैं और उसमें से कुछ निकालना चाहते हैं, तो जो क्वेरी का एग्जीक्यूशन टाइम होगा ये बहुत ज्यादा होगा। तो रिकमेंड भी नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा डेटा स्टोर अगर हो भी रहा है तो कर पाए, क्योंकि उसको कभी निकालना पड़ गया तो क्वेरी का एग्जीक्यूशन बहुत स्लो होगा। तो उसका सोल्यूशन आपका बिग डेटा होता है। तो फेसबुक आपकी सारी पोस्ट, सारे फोटो किसी डेटाबेस में स्टोर नहीं करता, वो अपने एक बिग डेटा सोल्यूशन यूज करता है। अब ये नहीं कह सकते सर वो हडूप यूज कर रहा है या याहू का कोई और यूज कर रहा है, उसका अपना कोई बिग डेटा सोल्यूशन होगा। ठीक है, बराबर। अब आगे चलते हैं। इस तरह ये सारी चीजें जो आपने यहाँ करके दिखाई हैं, इन सारी चीजों को अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे क्रिएट। क्रिएट नाम की कमांड है सर, ये तो कल भी पढ़ी थी। तो जब भी कोई डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो हमें क्रिएट ही लिखना है। जब भी हमें कोई डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा हमें क्रिएट ही लिखना है। कल लिख रहे थे, कल क्रिएट डेटाबेस, आज क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल। उसके बाद टेबल का नाम, जिस नाम से आप टेबल बनाना चाहते हैं वो नाम अगर पहले से एग्जिस्ट है, पहले से ही डेटाबेस में वो है, कोई भी है, चाहे वो टेबल या कुछ और भी है, तो एरर आ जाएगी, बोलेगा ऑलरेडी एक्टिव। तो अब ईएमपी टेबल बना लेता हूँ, अभी तो बना ही रहा हूँ मैं, अभी क्यों एग्जिस्ट करेगी। अच्छा ध्यान रखना, जो मैंने लाइन बोली है इसको दोबारा सुनिए। ईएमपी टेबल अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो एरर आ जाएगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ चेक करी जाएगी? इस स्कीमा के अंदर। इस स्कीमा में जितनी भी टेबल्स हैं उनमें किसी का नाम ईएमपी नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक और इसमें बना रखा है उसमें है तो फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है पूरे माई एसक्यूएल पैकेज में ईएमपी टेबल नहीं हो सकती। माई एसक्यूएल पैकेज के अंदर पर्टिकुलर स्कीमा के अंदर ये टेबल नहीं है। ठीक है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसके बाद पैरेंथेसिस का पेयर लगाएंगे। और पैरेंथेसिस के अंदर पहला कॉलम या पहला फील्ड जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं वो नाम दीजिए एम्प्लॉय आईडी। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डेटा टाइप की अगर बात करूं इंटीजर को लेकर तो 1 2 3 4 5, 5 इंटीजर होते हैं। एक है टिनी इंट। टिनी इंट नाम का डेटा टाइप इस रेंज तक की वैल्यू स्टोर कर लेगा। अगर आपकी वैल्यू इस रेंज में आ जाती है, मान लो किसी की एज है, तो एज काफी है, 127 ही चल रहा है, और इससे ज्यादा कहाँ जाते हैं। मान लो आपको लगता है कोई होगा पुराना, हो सकता है लंबा चल जाए, तो थोड़ा बड़ा ले लो, स्मॉल टाइप का ले लो, स्मॉल इंट। स्मॉल इंट की रेंज ये होती है, मीडियम इंट की रेंज ये होती है, और इंट की रेंज हमारी ये होती है। लगभग गिनती देखो तो कितनी डिजिट है हमारी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एग्जैक्ट याद करने का कोई सेंस नहीं बनता, एक लमसम आइडिया है कि 10 डिजिट की वैल्यू स्टोर करनी होगी तो इंटीजर मेरे लिए ठीक ठाक है। इससे ज्यादा करनी है तो बिग इंट के पास जाएंगे। तो बिग इंट में कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लगभग 19 डिजिट की वैल्यू। 19 डिजिट की वैल्यू बहुत बड़ी होती है ना। अगर आप इसे करेंसी में देखोगे, इंडियन करेंसी में, तो इंडियन करेंसी कम पड़ जाएगी, फिर आपको मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये सब लगाने पड़ेंगे इसमें, तब जाके इसको आप प्रोनाउंस कर पाओगे पूरा, है ना। तो काफी बड़ा अमाउंट है ये, इससे बड़े डेटा की जरूरत शायद पड़ेगी नहीं, पड़ रही है तो मतलब आपको 8 GB में जाना ही नहीं है, फिर आप अपना बिग डेटा देखो, कुछ हडूप वगैरह देखो, है ना। तो इस तरह से ये 5 डेटा टाइप है इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने अभी ये वाला यूज करा, तो जब मैं ये यूज करूंगा तो छोटी से छोटी वैल्यू ये हो सकती है और बड़ी से बड़ी वैल्यू ये हो सकती है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, लमसम आइडिया होना चाहिए। सोचो, अगर आप इंट डेटा टाइप ले रहे हैं और आप अपनी एम्प्लॉय आईडी स्टोर कर रहे हैं 5, तो 5 तो फिर इसमें भी आ जाएगी तीन इंट में, तो उसका नुकसान क्या होगा, मेमोरी का। अगर आपने गलत सिलेक्शन कर लिया, भले ही आउटपुट में सब सही है, सिलेक्शन गलत कैसे हुआ आपका, सिलेक्शन गलत ऐसे हुआ कि मैं जितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करना चाह रहा था, मैंने उससे ज्यादा बड़ा, सीधी सी बात है, 1 गिलास पानी चाहिए, 1 बाल्टी लेकर बैठे हो, तो बाल्टी में तो 1 गिलास पानी आ ही जाएगा। अब आप अपने आप से पूछो कि आपने बाल्टी क्यों ली फिर पहले, जब पता था कि मुझे 1 गिलास जैसे पानी भी रखना है। तो गिलास पानी लेना तो गिलास के हिसाब से कंटेनर लो ना अपना, बड़ा क्यों ले रहे हो ज्यादा, है ना। सेम यही होगा, मेमोरी बेस्ड होगा, एरर नहीं आएगी। समझ में आ रहा है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। जब भी जरूरत पड़ेगी टाइप कौन सा लेना है, इस चार्ट से जाकर अपना कोई उठाकर ले आना, प्रैक्टिस करते करते याद भी हो जाएगा। एक तो तरीका है पहले रट लो, याद कर लो, फिर बनाएंगे अपना टेबल वगैरह, तो वो दिन कभी नहीं आएगा कि आप इन सबको याद कर लो। क्या करना है, जो चाहिए इसमें ढूंढो, समझो, जो काम का है वो निकालो, और इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि अपने आप सारे याद हो जाए, यही सही है। फिलहाल मैं यहाँ पर आ गया। टेबल बना दी मैंने अपनी यहाँ पर, एम्प्लॉय
एम्प्लॉय आईडी। अब उसके बाद स्पेस देना है। सिंटैक्स में कॉलम का नेम के बाद स्पेस देना होगा, और स्पेस के बाद क्या लिखेंगे, डेटा टाइप। तो हम कौन सा यूज करने जा रहे हैं, इंट डेटा टाइप यूज करने जा रहे हैं। उसके बाद स्पेस देकर अगर अगर नीड है तो कोई कांस्टेंट लिखेंगे, अगर नीड है तो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। पहला कॉलम उसका डेटा टाइप, कॉमा, दूसरा कॉलम इसका डेटा टाइप, और इसके साथ इसका साइज भी देना है। मान लीजिए मैंने 20 कर दिया, साइज ना देने पर एरर आ जाएगी। उसके बाद कॉमा, तो डेटा टाइप के बाद अगर साइज देना है तो साइज को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है। तीसरा कॉलम हो गया एम्प्लॉय सैलरी, और ये बना दी मैंने फ्लोट टाइप। अगर मैं चाहूं तो इसमें बता सकता हूं कि प्रिसिशन के पहले कितने प्लेस होंगे, बाद में कितने होंगे। अगर कुछ नहीं बताना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो अगर आप फ्लोट में जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं, और ज्यादा दिखा रहा है। फ्लोट में पाइथन में 7 प्लेस होते हैं, इसमें 23 प्लेसेस होते हैं फ्लोट में, और डबल में 53 प्लेसेस होते हैं। बहुत ज्यादा एक्यूरेसी लेवल है। फिलहाल मान लीजिए मेरा एक टेबल बनकर तैयार हो रहा है जिसमें 3 फील्ड हैं, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप का, एम्प्लॉय नेम वैरिएबल टाइप का, 20 हमारा करेक्टर होगा, हर वैल्यू 20 करेक्टर लॉन्ग हो सकती है। एम्प्लॉय सैलरी मैंने फ्लोट टाइप की कर दी। उसके बाद सेमीकोलन, एंटर करेंगे। जैसे मैं एंटर करूंगा वैसे ये क्वेरी माई एसक्यूएल का जो एसक्यूएल इंजन है उसके पास जाएगी। वो एसक्यूएल इंजन हमारी इस क्वेरी को कंपाइल करेगा। दैट मीन्स इसमें सिंटैक्स एरर ढूंढेगा। जरूरी जो आप लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो सकती क्या? बात करके कर लो बस, बात करेगा। ठीक है। तो अब अगर आपने जो भी लिखा है, आपने जो भी लिखा है, ये जैसे ही एंटर करेंगे ये क्वेरी पहुंचेगी एसक्यूएल इंजन के पास जो कि माई सीक्वल के अंदर होगा। हर आरडीबीएमएस के पास अपना अपना एसक्यूएल इंजन होता है ना। एसक्यूएल इंजन सबसे पहले इसको कंपाइल करेगा। दैट मीन्स इसमें क्या गलतियां हैं वो ढूंढेगा। अगर सब कुछ ओके है तो फिर उस क्वेरी का एग्जीक्यूशन कर देगा, और हमें उस एग्जीक्यूशन का आउटपुट दिखाई देगा। और अगर कोई गलती होगी तो वो गलती हमें दिखाई जाएगी। क्वेरी ओके। इस क्वेरी को रन करने में आधा सेकंड लगा लगभग, तो ये क्वेरी एग्जीक्यूशन का टाइम है। तो लगभग आधा सेकंड आपका क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ है। टेबल बनकर आपकी तैयार हो गई। अब सर इस टेबल में हम देखना चाहते हैं कि हमने कौन कौन से फील्ड बनाए हैं, उनका नाम क्या रखा है, उनके टाइप क्या रखे हैं। मान लो काफी टाइम गुजर गया, टेबल आज बनाई थी मैंने, और फिर 10 दिन बाद मैं इस टेबल पे काम करने आया, तो 10 दिन तो बहुत बड़ा गैप हो गया। 10 दिन में तो हम बहुत कुछ भूल जाएंगे। तो हम भूल गए होंगे डेफिनेटली कि हमने टेबल का नाम क्या रखा था, उसमें कॉलम का नाम क्या रखे थे, सब भूल गए होंगे। तो अब कैसे याद आएगा हमारे लिए? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शो टेबल्स। इससे क्या होगा, पर्टिकुलर स्कीमा के अंदर आने के बाद आपने उस स्कीमा के अंदर कितनी टेबल्स बनाई हैं उन सबकी लिस्ट आपको बता दी जाएगी, जिससे आपको कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा। तो अभी मैंने एक ही बनाई है तो मुझे एक ही टेबल दिखाई जा रही है
कि भाई आपने इस स्कीमा के अंदर अभी सिर्फ एक ही टेबल बनाई है जिसका नाम है ईएम। अब मुझे टेबल याद आ गई, अब मुझे याद करना है कि मैंने इसके अंदर कितने फील्ड बनाए थे, क्या का नाम क्या बनाए थे, ये सब क्या लिखेंगे यहाँ पर। डेस्क्राइब, डेस्क्राइब कमांड होती है और इसका हमारा कमांड का नाम है DESC, डेस्क्राइब, पूरा नहीं लिखना है, DESC, डेस्क्राइब। डेस्क्राइब कमांड के बाद स्पेस देकर उस टेबल का नाम लिखेंगे जिस टेबल का डिस्क्रिप्शन आप पूछना चाह रहे थे। क्या लिखें, EM, एंटर कर दीजिए। अब देखो मुझसे गलती हो गई या मैंने जानबूझकर कर दी, मैंने लास्ट में क्या नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया। अब आप क्या करोगे, एंटर मारते रहोगे, अपना कीबोर्ड तोड़ दोगे, लेकिन आउटपुट फिर भी नहीं आएगा। क्या करें इस केस में, एक तरीका तो यह कि सर हो ही नहीं रहा है, यहाँ बंद कर दो, ऐसे करके दोबारा चला लेंगे, ये तो लास्ट में करना ही है फिर। लेकिन उससे पहले भी एक सोल्यूशन है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी क्वेरी काफी बड़ी हो गई है लिखते लिखते और एक सिंगल स्क्रीन में नहीं आ रही है, आपको स्क्रॉल करनी पड़ रही है अपनी स्क्रीन को, तो आप एंटर करके नेक्स्ट लाइन पर आ सकते हैं और अपनी क्वेरी को नेक्स्ट लाइन पर आगे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी क्वेरी मल्टीपल लाइन पर लिखकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही लाइन पर लिखनी है, लेकिन सेमी कॉलन सबसे लास्ट में लगाएंगे। जैसे अभी देखो इस लाइन पर जो मुझे क्वेरी लिखनी थी उसमें ये कमांड लिखनी थी, लिख दी, टेबल का नाम लिखना था, लिख दिया। अब क्या बचा था, सेमीकोलन लगाना बचा था। अब मैंने एंटर कर दिया, मैं सोच रहा हूँ जो बचा हुआ काम है वो अगली लाइन पे करेंगे। अब जो बचा हुआ है वो कर दो, सेमीकोलन, और क्या प्रेस कर दो, अब एंटर। तो इस तरह से आप अपनी क्वेरी को 3 लाइन में लिखकर पूरा कर सकते हैं। तो सेमीकोलन सबसे लास्ट वाले में लगाना है। अभी बता रहा है फील्ड, फील्ड मतलब कॉलम, ये 3 फील्ड है आपके, इनके टाइप क्या क्या है, इसका टाइप इंटीजर है, इसका टाइप वैरचर है, इसका टाइप फ्लोट है। तो हर किसी का टाइप बता रहा है। नलेबल, नलेबल का मतलब होता है कि जब कोई भी वैल्यू, जब कोई भी रो आपके टेबल में इंसर्ट होगी, वो पिक्चर दोबारा लाइए, मान लीजिए एक नई रो इंसर्ट हो रही है, मैंने बता दिया एम्प्लॉय आईडी है 500, नाम है चिंटू, सैलरी अभी पता नहीं, अभी HR से बात चल रही है, लेकिन सिलेक्शन हो गया है, थोड़ा सा बस ऊपर नीचे वाली बात चल रही है। तो अभी आपको टेबल में जगह देनी है मुझे, लेकिन सैलरी नहीं पता। तो सैलरी जब नहीं पता तो किसी भी रो को इंसर्ट करते समय उस रो में जितने कॉलम की वैल्यू बतानी है मुझे, जैसे अभी टेबल में 3 कॉलम की वैल्यू आएगी हर रो के लिए, हर रो में 3 कॉलम है, हर रो में 3 कॉलम है, इस रो में 2 ही कॉलम रखने हैं, तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, नल। नल का मतलब होता है कि अगर उस कॉलम के लिए जब रो इंसर्ट हो रही थी वैल्यू ना बताई गई हो तो ऑटोमेटिकली MySQL उसको किस वैल्यू से फिल कर देगा, नल वैल्यू। तो यहां पर नलेबल अलाउड है ना, यानी कि नल वैल्यू आ सकती है। अब मैं चाहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि एक एम्प्लॉय आया, उसका नाम पता है मुझे, उसकी सैलरी पता है, बट उसकी आईडी नहीं पता भी मुझे क्या है। तो ऐसे एम्प्लॉय को टेबल में रख के मैं क्या करूंगा, जिसकी आईडी नल है, इसको ढूंढूंगा कैसे मैं। किसी भी एम्प्लॉय को ढूंढने का एक ही रास्ता है, क्योंकि इस नाम के कई एम्प्लॉय हो सकते हैं, इस सैलरी के कई एम्प्लॉय हो सकते हैं। यूनिक दिस एम्प्लॉय को फाइंड करने का एक तरीका था आईडी, वो भी है नहीं आपके पास। तो क्या आप नल अलाउड करना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी में, का नहीं करना चाहते, तो अगर मैं कुछ लिख देता एक्स्ट्रा तो क्या लिख सकता था कि एम्प्लॉय आईडी में नल अलाउड नहीं करने हैं, तो यहां पर लिखकर आ जाता नो, कि भाई इस कॉलम में नल अलाउड नहीं है, मतलब मिसिंग वैल्यू अलाउड नहीं है फिलहाल।
वो सब मैं बाद में करके दिखाऊंगा, पहले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की, क्या इस कॉलम पर कोई की कांस्टेंट लगाए, लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नल की, चेक, तो कई तरह के की कांस्टेंट होते हैं। अगर नहीं लगाए तो कुछ लिखकर नहीं आएगा। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब हो गया कि अगर हमारा मिसिंग वैल्यू अलाउड है तो माई सिक्वल की तरफ से डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी जाएगी, नल। मैं नल की जगह पर एबीसी भी लिख सकता हूँ कि अगर एम्प्लॉय आईडी ना आई तो एबीसी हो जाए, या जो आप बताना चाहें डिफॉल्ट वैल्यू वो आप बता सकते हैं। ये हमारा टेबल का डिस्क्रिप्शन पूरा हो गया। ठीक है, अब सर टेबल में रोज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो टेबल में रोज कैसे इंसर्ट होंगी? ऐसा करने के लिए इंसर्ट नाम की एक कमांड हो। इंसर्ट कमांड के बाद आपको कीवर्ड लिखना होगा इनटू। इनटू नाम का कीवर्ड है, एक ही वर्ड है इनटू, इनके बीच में स्पेस नहीं आएगा। इंसर्ट इनटू। अच्छा ये मैं बताना भूल गया, एसक्यूएल क्वेरीज केस सेंसिटिव नहीं होती हैं। तो अगर आप इंसर्ट को ऐसे लिख दोगे तो देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सही है। कोई भी क्वेरी में जो भी आप वर्ड लिख रहे हो वो केस सेंसिटिव हमारा नहीं होता। चलिए, तो आप एक ही प्रैक्टिस करिए, चाहे तो लोअर केस में लिखने की करिए चाहे अपर केस में। मैं लोअर केस की प्रैक्टिस करता हूँ। इंसर्ट इनटू, किस टेबल में इंसर्ट करना है, उस टेबल का नाम। क्या नाम है टेबल का जिसमें इंसर्ट करना चाहते हैं रो के लिए? ईएम। अब ईएमपी टेबल में क्या इंसर्ट करना चाहते हैं? वैल्यूज। तो वैल्यूज नाम से कीवर्ड आएगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू। टेबल का नाम स्टूडेंट है तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू। टेबल का नाम एड्रेस है तो इंसर्ट इनटू एड्रेस वैल्यू। तो ये सिंटैक्स हो गया। सिर्फ यहाँ पर टेबल का नाम आपका बदलेगा, बाकी ये और ये तीनों सेम रहेंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस, और लास्ट में सिंगल लगाने। पैरेंथेसिस में आप जो रो इंसर्ट कर रहे हैं उस रो में जितने कॉलम्स आएंगे उन कॉलम्स की उसी ऑर्डर में वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होगा, आपको कॉलम्स का ऑर्डर पता होना चाहिए कि पहला कॉलम आपने क्या बनाया था। नहीं पता है तो डेस्क्राइब से पता कर लेना, पहला आईडी है, दूसरा नेम है, तीसरा सैलरी है। तो अब यहाँ पर आप आईडी इंटीजर लिखेंगे, मान लीजिए लिख दिया मैंने 105, कॉमा एम्प्लॉय नेम, वहां बैर कह रहे हैं तो यहाँ स्ट्रिंग की तरह नजर आएगा। एसक्यूएल में स्ट्रिंग लिखने के दो तरीके हैं, पाइथन में चार तरीके थे, यहाँ पर दो तरीके हैं। सिंगल कोट में भी आप लिख सकते हैं ऐसे करके, और डबल कोट में भी आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। जब भी कोई भी कॉलम वैरचर टाइप का होगा दैट मीन्स वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तीसरा, एम्प्लॉय की सैलरी, मान लो 35,000 मैंने कर दी, एंटर करेंगे, इंसर्ट हो। सर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करिए, तो फिर से लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू। माई एसक्यूएल के एडिटर पे कोई भी क्वेरी एक बार अगर आप लिख चुके हैं, उसकी जैसी क्वेरी को दोबारा लिखना है तो या तो टाइप करिए या फिर अप डाउन एरो कीज होती हैं, अप डाउन एरो कीज का यूज करके प्रीवियसली रिटन क्वेरीज को वापस से लाया जा सकता है। तो मैंने अप एरो की प्रेस करी तो इसके जस्ट बिफोर जो मैंने क्वेरी लिखी थी अपने आप लिखी आ गई। एक बार और अप की प्रेस करेंगे तो उसके पहले जो मैंने लिखा था वो आ जाएगी। डाउन एरो की वापस, तो अप डाउन एरो कीज का यूज करते हुए जो अभी तक आप लिख चुके हैं उन क्वेरीज को आप दोबारा से एज इट इज लिख सकते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा।
2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि हाथ सेट हो जाए, उसके बाद इन कीज का इस्तेमाल करो। अप डाउन एरो की, अप डाउन एरो की का यूज करके हम प्रीवियसली रिटन क्वेरीज को फिर से ला सकते हैं। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मान लीजिए इस बार 102 मोनू सैलरी कर दी 25,000, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अगर मैं ऑर्डर बदलना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम के बाद जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहते हैं वो कॉलम्स का ऑर्डर आप बताइए अपना। पैरेंथेसिस के अंदर आप चाहते हैं, पहले मैं लिखूंगा सैलरी, तो सैलरी कॉलम का नाम लिखिए। फिर आप चाहते थे एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी कॉलम लिख दीजिए। फिर आप इंसर्ट करना चाहते हैं एम्प्लॉय का नेम, तो ये लिख। तो इस बार इस इंसर्ट कमांड से जो रो इंसर्ट होगी उसमें इंसर्ट करने का ऑर्डर आप यही रखेंगे जो आपने अभी बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि टेबल में कॉलम का ऑर्डर बदल गया, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। सिर्फ इस वाली क्वेरी के लिए इससे जो रो इंसर्ट होगी उसमें इसमें इंसर्ट होगी वैल्यूज। अब मान लीजिए वैल्यूज के बाद मैं लिखूंगा तो मुझे लग रहा है हो सकता है स्क्रीन छोटी पड़ जाए, तो मैंने एंटर कर दिया। अब वैल्यूज के बाद का पोर्शन मैं लिखूंगा ऐसे कर। पहले लिखना एम्प्लॉय सैलरी, मान लो 40,000। फिर एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए 107। उसके बाद फिर मैंने कर दिया एम्प्लॉय का नेम, मान लीजिए सोनू, सेमीकोलन। 3 रो मेरे इंसर्ट हो गई होंगे टेबल में। अब जो भी रोज इंसर्ट हुई हैं उनको हम देखना चाहते हैं। तो जब आप अपनी टेबल से डेटा को देखना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए सेलेक्ट नाम की कमांड होती है। सेलेक्ट कमांड का यूज करके आप अपने टेबल से डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेलेक्ट कमांड से जो भी डेटा सेलेक्ट होता है वो कॉलम वाइज डेटा सेलेक्ट होता है। तो आपको बताना पड़ेगा सेलेक्ट कमांड के लिए कि किस कॉलम का डेटा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं सैलरी कॉलम का डेटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट कॉलम का नेम दैट इज एम्प्लॉय सैलरी स्पेस, उसके बाद फ्रॉम कीवर्ड आएगा कि ये जो कॉलम है ये कहाँ मिलेगा, फ्रॉम टेबल का नाम। क्या नाम है टेबल का मेरा, ईएमपी। तो इसका मतलब है ईएमपी सैलरी कॉलम को ईएमपी टेबल से सेलेक्ट करके ले आई। अब इस कॉलम में कितनी वैल्यूज होंगी, 3 वैल्यू होंगी, 3 तो रोई थी। तो कितनी वैल्यूज सेलेक्ट करना चाहते हो, आप चाहो तो बता सकते हो, और अगर आप नहीं बताओगे तो इस कॉलम की सारी वैल्यू सेलेक्ट होकर आ जाएंगी। सर मुझे 2 कॉलम एक साथ सेलेक्ट करने हैं, तो आप बताइए किस ऑर्डर में सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट के बाद उसी ऑर्डर में लिख दीजिए। मान लो आप चाहते थे पहले सैलरी कॉमा उसके बाद नाम भी आ जाए, तो सैलरी आएगी उसके बाद नाम आ गया। तो सेलेक्ट क्वेरी रिजल्ट को किस कॉलम के ऑर्डर में दिखाएगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सेलेक्ट के बाद आपने ऑर्डर का क्या बनाया कॉलम का। अगर आप चाहते हैं कि सारे कॉलम सेलेक्ट होकर आ जाएं तो आप सबके नाम कॉमा लगा के लिख सकते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रिक्स। तो एस्ट्रिक्स का मतलब होता है ऑल कॉलम। जिन लोगों को ये बताया गया है या कहीं से उन्हें पता चला है कि एस्ट्रिक्स का मतलब ऑल रोज होता है, वो गलत है।
इसको ब्रेन से अपने फ्लश कर दें। एस्ट्रिक का मतलब ऑल कॉलम्स होता है, क्योंकि आप किसकी जगह पे एस्ट्रिक लगा रहे हो, जहां पर क्या लिखे जाते थे, हमारे कॉलम्स के नाम लिखे जाते थे। तो एस्ट्रिक उसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑल कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर इसमें ऑर्डर कैसे पता चलेगा सारे कॉलम्स का? डिफॉल्ट ऑर्डर जो टेबल के अंदर है उसी ऑर्डर में सेलेक्ट कमांड के थ्रू हमारा आउटपुट में आएगा। तो हमारे टेबल में सबसे पहले कॉलम कौन था? आईडी, फिर था नेम, फिर था सैलरी। तो उस ऑर्डर में हमारे कॉलम सेलेक्ट होकर आएंगे। आज मैं इतना ही रखूंगा, जितना मैंने कराया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको एक फाइल में सेव कर दूंगा, और वो फाइल मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। सारा जो मैंने लिखा था सारा शेयर कर दिया। किसी का कुछ रह गया हो, घर जाके अगर देखना हो तो अपना देख लेना। चलिए कल मिलेंगे, कल इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किसी का अगर किसी वजह से आज इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया है तो कल कर लेना, क्योंकि कल हमारे पास काम इससे ज़्यादा हो जाएगा। कह सकते हो 3 टाइम्स हम ज़्यादा काम करेंगे कल, क्योंकि आज आधी क्लास तो इंस्टॉलेशन में निकल गई।